क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन पेपर साथ में रखिए, जैसा कि डेली बोलते आते हैं। पेन पेपर साथ में रखना है, नोट्स भी बनाना है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पिछला क्लास में बताए थे, आज स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ओम साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, तो फायदा होगा ऑनलाइन क्लास का। अदरवाइज कोई फायदा है नहीं, आपका जो मेहनत है वो बेकार जाएगा। ठीक है। देखो, मान लो कि एक कोई कंडक्टर है, जो एक रेक्टेंगुलर टाइप बना रहे हैं, वो क्या है? कंडक्टर है। ठीक। यहाँ पे एक ई लगा दिए। ठीक है। और बहुत सारा, माइक्रोफोन म्यूट करें जी, कौन अभी आए हैं? बहुत सारा सेल ऐसे लगा दिए। ठीक। और उसके बाद एक रिहोस्टेट लगा दिए हम लोग। कल रिहोस्टेट का सिंबल बताए थे। क्या ऐसा ही होता है रिहोस्टेट का सिंबल? इसमें एक एरो दिया जाता है ऐसे। ठीक है। अब हो गया रिहोस्टेट। रिहोस्टेट और जनरल रेजिस्टेंस में फर्क क्या है? इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या है? बैटरी। कौन ऐसे कर रहा है रे? सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? बैटरी। ये है की। एक कंडक्टर है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या है कि कंडक्टर में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो पूरा मीटर गया, चलो कोई बात। सीरीज में, सॉरी, एक एमीटर लगा देते हैं। सीरीज में क्या लगा दिए? एक एमीटर लगा देते हैं। और पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। कंडक्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है और एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर जो है करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो ये जो वोल्ट मीटर ऊपर लगाया गया, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का काम क्या होगा? तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है। उस कंडक्टर के आजू बाजू में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। एमीटर क्या मेजर करेगा? तो एमीटर ये मेजर करेगा कि उस कंडक्टर से कितना करंट जा रहा है। मान लो इस सेल से आई करंट निकला बैटरी से, तो आई इधर होते हुए, ठीक है, आई करंट यहाँ से होते हुए आई ऐसे जाएगा, तो एमीटर से गुजरेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है। आई फिर इधर चला आएगा। ठीक है। वोल्ट मीटर में भी करंट जाता है, लेकिन वो नेग्लेजिबल है, नहीं के बराबर। ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर मान में नेग्लेजिबल करंट जाता है। अब देखो, ये सारा सेटअप है, तुम्हारा स्कूल में करवाया जाएगा इस तरीके से। रिहोस्टेट भी वहां पे लगाया जाएगा, अगर ठीक ठाक ढंग का स्कूल होगा तो। ठीक है। ये पूरा सेटअप है, इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाएगा। अब उसके बाद का कहानी देखो। हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं? तो यहाँ रिहोस्टेट से रेजिस्टेंस चेंज करेंगे सर्किट का। रिहोस्टेट से क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस। रिहोस्टेट से रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट में भी सर्किट, सॉरी, रेजिस्टेंस जब चेंज होगा तो सर्किट का करंट भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो सर्किट का करंट भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है। करंट के चेंज होने से देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो करंट को जैसे जैसे चेंज करते हैं और ग्राफ खींचा जाता है, इधर लिख देते हैं पोटेंशियल। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर उसमें करंट कितना जा रहा है वो रीडिंग नोट करते जाते हैं।
ठीक है। और उसका ग्राफ जब खींचते हैं तो ऐसे आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। ठीक है। तो जैसे जैसे कहने का मतलब करंट बढ़ेगा, रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस कम करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम करेंगे, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। करंट का मान बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बताएं। फिगर बनाइए आप लोग। ठीक है। उसके बाद फिर से सारा चीज एक बार बता देंगे। देखो ओम्स लॉ जो है उसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या है? if the physical state if the फिजिकल स्टेट में क्या है? टेम्परेचर एंड डायमेंशन। if the physical state of the conductor is kept constant, then कह रहा है फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर और डायमेंशन, डायमेंशन मतलब आकार, अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है देन पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the conductor is directly proportional to the, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ। हो जाएगा तो बोल देना। Directly proportional to the current flowing through the conductor। ठीक है। ये है स्टेटमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर और उसका आकार नहीं बदल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? करंट के। यही लिखा हुआ है लैंग्वेज में। ठीक है। यही है ओम्स लॉ। अब देखो तुम लोग को बताया गया था कि अगर मान लो कोई इक्वेशन है एक्स इज प्रोपोर्शनल टू पाई, अगर इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है।
जैसे x बराबर k इंटू वाई, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लगाएंगे, v बराबर r इंटू आई, r क्या है, कांस्टेंट है, या फिर v बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर, ठीक है, वेयर r इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यही है ओम्स लॉ, इसको याद रखेंगे। हो गया जी। अब देखो, इसका ग्राफ देखना है, लेकिन ग्राफ देखने से पहले एक देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, पढ़ोगी किसी हायर क्लास में, चाहे इसी 10th में पढ़ना होगा। मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये ऐसे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन अगर कहता है, इक्वेशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है इसका y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। m क्या है, c क्या है, वो बताते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो कि एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा था, ये वाला एंगल कितना था, थीटा, तो m कहलाता है स्लोप, m क्या कहलाता है, स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। अब देखो C क्या है, तो यहाँ से यहाँ ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस में जहाँ पे काटा उसको C कहेंगे, C कहलाएगा इंटरसेप्ट, C क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको इसका इक्वेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कोई स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ा गया। ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, पूछ रहा है इसका इक्वेशन निकालिए तो क्या होगा, ठीक है। अब दिया गया है इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है 0, -5, ठीक है, और ए वाला दिया गया है एंगल 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक आता है हमको, यहाँ तक नोट करो फिर आगे बताता हूँ, ठीक है, कैसे निकालेंगे इक्वेशन। हो गया रे। देखो ऊपर इसको मिटा के ऊपर ही बताते हैं सामने में,
ये जो क्वेश्चन है इसको हम सोल्व कर रहे थे, ठीक है। कोई ग्राफ दिया, कहा कि इसका इक्वेशन निकालिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, ऐसा बोल रहा था, ठीक है। तो निकालते हैं इक्वेशन। तो देखो, इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है, तो m tan थीटा होता है, ठीक है। थीटा दिया गया है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मान तुम लोग को बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। अब उसके बाद सी है, जो सी इंटरसेप्ट है, मतलब बाई एक्सिस को कहाँ पे काटा, तो बाई एक्सिस को देखो -5 यूनिट नीचे काटा, इसका कोऑर्डिनेट 0 - 5 है, मतलब -5, तो सी बराबर -5, बाई एक्सिस को कहाँ काटा, कितना दूरी पर ओरिजिन से, वही लिखेंगे सी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एम का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है, इंटू एक्स, सी का वैल्यू कितना, -5, तो बाई बराबर x-5, ये आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ऐसे निकाला जाता है, ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसका यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे वो आगे बताते हैं। हो गया जी। चलो आगे देखते हैं फिर। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द origin। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0, बाई एक्सिस को कहाँ पे काटा, 0, तो उसका इक्वेशन सिर्फ बाई बराबर एम एक्स होगा। ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ जो ओरिजिन से जा रहा है, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जा रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा, बाई बराबर एम एक्स। जैसे में फॉर एग्जाम्पल बाई बराबर 2x कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, बाई बराबर -2x कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, ठीक है। मतलब सी इसमें कांस्टेंट, इधर वाला टर्म 0 है, तो ओरिजिन से पास करेगा, कोई दिक्कत। अब ये सब जो पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स, उसका ओम्स लॉ में क्या यूज है वो बताते हैं अभी, ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलो अब देखते हैं ग्राफ। देखो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है, देखो पहला वी आई ग्राफ अगर हमको निकालने के लिए कहा, तो देखो इक्वेशन हमारे पास क्या था, V बराबर आई आर, ठीक है, या इसको कहेंगे V बराबर आर आई, ठीक है। इसी का ग्राफ खींचना है, बाई एक्सिस पर भी रहेगा, बाई एक्सिस पर क्या रहेगा, भी रहेगा, और एक्स एक्सिस पर आई रहेगा। तो अब तुलना करो इसको बाई बराबर एम एक्स से, किससे तुलना करो, बाई बराबर एम एक्स से, ठीक है। तो बाई के जगह यहाँ भी है, एम के जगह कौन है, आर है, ठीक है, और एक्स के जगह क्या है, आई है। बाई पर भी है, एक्स पर आई है, इसका मतलब स्लोप क्या है, आर है, ठीक है। तो देखो ए वाला अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, तो भी बराबर आई का, भी बराबर आर आई का ग्राफ भी क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। वैसे भी प्रोपोर्शनल टू आई है, तो प्रोपोर्शनल अगर हो कोई क्वांटिटी तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो बाई बराबर एम एक्स से अगर इसको तुलना करेंगे भी बराबर आई पर, तो बाई पर भी है,
और एक्स पर क्या है, आई है, तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और कहाँ से गुजरना चाहिए, ओरिजिन से। अब मान लो ये थीटा है, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। वो क्या बतलाएगा, तो देखो यहाँ स्लोप के जगह आर है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्या बतलाएगा, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा, ओम्स लॉ में अगर वी वाई पर वी लेते हैं, एक्स एक्सिस पर आई लेते हैं, तो उसका स्लोप क्या बतलाता है, तो रेजिस्टेंस बतलाता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक नोट करो, या कोई समस्या हो तो बोलो। तो लिखेंगे आगे, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ gives gives resistance of the conductor, resistance of the conductor, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, आई भी ग्राफ अगर रहा, ठीक है, आई भी ग्राफ, ठीक है। तो देखो ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन इसका स्लोप क्या बतलाएगा, कैसे पता चलेगा। तो इधर रफ वर्क करते हैं, ध्यान से देखना। बाई बराबर एम एक्स, तो बाई पर आई है, तो इस बार बाई पर आई है, तो आई को इस साइड लेके आना है। तो भी बराबर आई आर, ठीक है। तो 1/r इंटू भी बराबर आई लिख सकते हैं, या फिर आई बराबर लिख देंगे 1/r इंटू भी, ठीक है। अब तुलना करो इसको और इसको, ठीक है। बाई एक्सिस पर आई है, तो यहाँ है बाई, एक्स के जगह क्या है, भी है, तो है। इसका मतलब स्लोप क्या बतलाएगा इस बार, स्लोप tan थीटा। अगर ग्राफ उल्टा कर देंगे, आज भी करेंगे, तो स्लोप tan थीटा क्या बतलाएगा यहाँ, 1/r, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के उल्टा को कहते हैं कंडक्टेंस। 1/r क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। तो आई वी ग्राफ का स्लोप बतलाएगा कंडक्टेंस, और वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है, रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है, रेजिस्टेंस। और आई वी ग्राफ क्या बतलाता है, कंडक्टेंस। तो नोट करिए इस चीज को। रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल को ही क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कहेंगे कंडक्टेंस। ऐसा ही डिफाइन किया जाता है, यही याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
स्लोप ऑफ IV graph gives conductance। अब क्वेश्चन देखो, ये था IV ग्राफ, ठीक है, दो मेटल का खींचा गया। ए मेटल फर्स्ट, ए मेटल सेकेंड, दो मेटल का IV ग्राफ खींचा गया सेम पर। तो इस ग्राफ को देख के बताना है कौन, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका क्या है R2, तो क्या इनमें से सही है, R1 R2 दोनों बराबर होगा, B R1 जो है R बड़ा होगा R2 से, C R2 जो है R1 से बड़ा होगा, D नन ऑफ दीज। क्या सही होगा ऐसा में, ये आपको बताना है ग्राफ देख के। जल्दी से आंसर बताओ, एकदम कमेंट करके फास्ट। R1 R2 का बड़ा होगा, और कोई R1 R2 बराबर होगा, देखते हैं। मान लो ये एंगल θ1 है और ए वाला एंगल θ2 है, ठीक है, तो फिगर देखने से पता लग रहा है θ2 है जो θ1 से बड़ा है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब दोनों साइड tan लगा देंगे, तो tan θ2 क्या हो जाएगा, tan θ1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा को रेजिस्टेंस कहते थे, tan थीटा को क्या कहते थे, अच्छा IV ग्राफ ना है, सॉरी, तो tan थीटा बराबर क्या होता था, tan थीटा बराबर 1/r होता था IV ग्राफ के लिए। तो कहने का मतलब 1/r2 जो है 1/r1 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब R2 को इधर लेके R1 को उधर, तो R1 R2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। कोई दिक्कत, आया समझ में। θ2 बड़ा है ना जी θ1 से, θ2 बड़ा है θ1 से, तो tan लगा दिए तो tan θ2 बड़ा हो गया tan θ1 से। और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/r, पीछे लिखवाए IV ग्राफ के लिए, तो tan θ2 के जगह लिख दिए 1/r1, और tan θ1 के जगह लिख दिए 1/r1, ठीक है। tan θ2 के जगह लिख दिए 1/r2, और tan θ1 के जगह लिख दिए 1/r1। अब R1 इधर भागा में था तो इधर जाके गुना में हो गया, R2 इधर भागा में तो इधर जाके गुना में, तो R1 ऊपर चला गया, R1 इज ग्रेटर देन R2 हो गया, और क्या है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस बार चेंज कर रहे हैं, इधर बी है इधर आई है, इसमें भी दो मेटल का है, ई मेटल 1, ए वाला मेटल 2, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका है R2, तो बताना है तुमको क्या होगा, R1 इज इक्वल टू R2, B R1 इज ग्रेटर देन R2, C R2 is greater than R1, D
नन ऑफ दी। चलो नोट करो और बताओ जल्दी से आंसर। सही जवाब है। इसमें भी वही थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2। जैसा देखने से पता चल रहा है थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से बड़ा है। तो tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 से बड़ा होगा। अब देखो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता था, तो वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस बतलाता था। तो tan थीटा 2 के जगह क्या लिख देंगे, R2। और इसके जगह क्या लिख देंगे, R1। तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो वी आई ग्राफ में याद रखना, वी आई ग्राफ में जो ऊपर रहेगा उसका ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, और आई वी ग्राफ में क्या होगा, जो नीचे रहेगा उसका ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। चलो अब क्वेश्चन कुछ देखा जाए और भी। मिटा देना रे। ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहे हैं पीडी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द द टर्मिनल्स of an electric heater electric heater is short volt when it draws a current of 4 ampere from the source from the source what current what current will the heater draw if if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। ये बनाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगर बताना होगा तो बोल देना, अटेम्प्ट करना होगा तो कमेंट कर देना, बता दीजिए। दस एम्पियर आंसर आ गया। देखते हैं केस फर्स्ट। जब पहली बार उसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था, ठीक है 60 वोल्ट, तो उससे करंट कितना जा रहा था, V1 इसको मान लेते हैं। तो I1 था 4 एम्पियर। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V बराबर IR, ठीक है। तो V60 I4, तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा कितना, 15 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस निकल गया कितना, 15 ओम। अब केस सेकेंड, दूसरा बार कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिए 120 वोल्ट का,
ठीक है, रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, वही रह जाएगा। अब इस बार कह रहा है करंट क्या होगा। ठीक है, तो फिर लगा देंगे V बराबर आई आर। तो ये 120, ये 15 और ये आई, तो 10 एम्पियर तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। हाँ, 8 आ सकता है। देखो काट के कितना आता है। 120/15, 24, ठीक है, आई बराबर 1 एम्पियर आंसर। अगला सवाल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of wire the wire at given temperature। ठीक है, बताइए। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, रेजिस्टेंस है 26 ओम और डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm। ठीक है, तो मतलब 0.3 गुने मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.3 गुने 10⁻³ बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.15 गुने 10⁻³ मीटर। यहाँ से एरिया निकल जाएगा, एरिया क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना, 0.15 गुने 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि, अरे ये क्या कर, आर बराबर क्या होता है, रो L/A। तो रेजिस्टेंस है 26, रेसिस्टिविटी निकालनी है आप लोग को। ठीक है, पाई इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करके रेसिस्टिविटी निकालना है, तो निकाल के इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, जो भी आएगा आगे। अच्छा, रेसिस्टिविटी का यूनिट नहीं ना बताए थे तुम लोग को, बता देते हैं। आर बराबर रो L/A होता है। ठीक है,
तो रेजिस्टेंस का ओम, रेसिस्टिविटी का निकालना है, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो नीचे एक, तो मीटर इधर भागा में तो इधर जाके गुना में, ठीक है रो। तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा ऐसा। तो इसी के साथ क्लास है जो आज स्टॉप करते हैं, ठीक है, बाकी कल स्टार्ट करेंगे।